अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ग्लाइडिन ऑफ वीट, वीट के अंदर ग्लाइडिन इसकी एग्जांपल है, एंड हॉर्डिन ऑफ बार्ले, और बार्ले के अंदर हॉर्डिन प्रोटीन जो होते हैं तो वो हमारे पास ग्लाइडिन्स में आते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ गई है ग्लूटिलिन्स की। दीज आर प्लांट प्रोटीन्स, ये प्लांट में पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिज़ोल्व नहीं होती और न्यूट्रल साल्ट्स में भी डिज़ोल्व नहीं हो सकती, बट सॉल्युबल होती हैं डाइल्यूट एसिड के अंदर और अल्कलीज के अंदर। दे आर रिच इन ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल एंड कैन बी कोगुलेटेड बाय हीट, और ये बड़े बड़े इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हीट पर कोगुलेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास ओरिजिनिन ऑफ राइस एंड ग्लूटिलिन ऑफ वीट हमारे पास आ गया। राइस के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको ओरिजिनिन बोलते हैं, और इसी तरह जो वीट के अंदर होता है वो ग्लूटिलिन होता है, जो कि मोस्टली हमारे पास ग्लूटिनिन्स सब क्लास ऑफ प्रोटीन्स में आते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ गई है स्क्लेरो प्रोटीन्स। स्क्लेरो प्रोटीन्स, या फिर इनको दूसरा नेम जो यूज़ किया जाता है वो एल्बुमिनॉइड्स होता है। एल्बुमिनॉइड्स भी इनको जो है तो कहा जाता है। दे आर फाइब्रस प्रोटीन्स, ये फाइब्रस होती हैं, मतलब मोस्टली फाइबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जो इनका लेंथ टू वेट रेशियो है वो 10 से ग्रेटर होते हैं, विद ग्रेट स्टेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, एंड आर वेरी लो सॉलिबिलिटी, और इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है फ्रॉम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। और ये क्या करते हैं हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स में, यानी कि जितने भी हमारे पास एनिमल हैं उनके अंदर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कोई सा भी आप लोग कोई साइटोस्केलेटन बोल दें या कोई सा भी कोई स्केलेटन है, उसके अंदर इनका उसकी कंपोजिशन में इनका अहम रोल होता है। यही वजह है कि इनकी सॉलिबिलिटी लो होती है। कोई भी ऐसा प्रोटीन कभी भी जो है तो स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं हो सकता जो कि सॉल्युबल हो, क्योंकि अगर वो सॉल्युबल हो तो वो क्या हो जाता है कि वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो स्ट्रक्चर जो है तो वो कोलैप्स हो जाता है। तो स्ट्रक्चर के बनाने में हमेशा वही प्रोटीन या फिर वही कंपाउंड यूज़ होगा जो इनसॉल्युबल हो, चाहे फिर वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो कोई और सब्सटेंस हो, लेकिन उसका इनसॉल्युबल होना ज़रूरी है। इन दिस ग्रुप आर फाउंड कैरेटीन्स, इसमें हमारे पास कैरेटीन आती हैं जो कि फाइब्रस है। कोलेजेंस आ जाते हैं और इलास्टिन्स आ जाते हैं। इलास्टिन्स भी हमारे पास जो है तो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं, और हमारी इसको मतलब जो है तो सब इनका भी स्ट्रक्चर में सपोर्टिव रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं कैरेटीन्स। अब इसी को फर्दर एलेबोरेट किया गया है, जो स्क्लेरोप्रोटीन्स हैं इनको फर्दर एलेबोरेट किया गया है। स्क्लेरोप्रोटीन्स में हमारे पास सबसे पहले कैरेटीन्स आ गए हैं। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ काइडर्मल टिश्यू, मतलब कि स्किन के टिश्यूज़ में ये पाए जाते हैं कैरेटीन, सच एज हॉर्न्स, हमारे पास जितने भी मतलब हेयर्स, नेल्स, वूल्स, हूफ्स एंड फिदर्स, हमारे पास जितने भी ये सींग वगैरह होते हैं, हमारे पास बालों में, नाखनों में जो दुम्बे की जो हमारे पास जो वूल होती है उसकी उसमें ये मौजूद होते हैं। हमारे पास जो जितने भी हमारे पास मैमल्स होते हैं एनिमल्स में, शीप, गॉट, काव, उनके जो पैर के ऊपर वो जो एक बूट सा होता है, जो है तो हार्ड सा मटेरियल होता है उनकी, उसको पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है, तो उसके अंदर भी केराटिन हमारे पास मौजूद होता है। इसके अलावा जो फेदर्स हमारे पास जो जितने भी पर होते हैं बर्ड्स के, वो उनके अंदर भी केराटिन होता है। ऑल हार्ड केराटिन्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एज पार्ट ऑफ देयर अमाइनो एसिड। उसके जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें हमारे पास हिस्टडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन जो रेशो होती है वो 1:4:12 होती है, यानी कि जो है तो हिस्टडीन के 4 टाइम्स हमारे पास लाइसिन होता है, और फिर लाइसिन और फिर हिस्टडीन के 12 टाइम्स हमारे पास आर्जिनिन होता है, यानी कि हिस्टडीन कम आ रहा है, लाइसिन उससे ज़्यादा है और आर्जिनिन सबसे ज़्यादा आ रहा है इनकी रेशो में। द सॉफ्ट और सूडो केराटिन्स सच एस, अच्छा अब केराटिन की 2 टाइप्स हो गई, एक हार्ड केराटिन हो गई, एक सॉफ्ट केराटिन है जिसको हम सूडो केराटिन भी बोलते हैं। सच एस दोज अकरिंग इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होती है उसके अंदर मौजूद होती है सॉफ्ट केराटिन या सूडो केराटिन। डू नॉट हैव दीज अमाइनो एसिड्स इन द सेम रेशो, उसके अंदर जो ये वाले अमाइनो एसिड होते हैं वो इस रेशो में नहीं होते।
देखिए, अमाइनो एसिड के रेशो के चेंज होने की वजह से उसकी वो हार्डनेस की प्रॉपर्टी चली गई और वो अब सॉफ्ट केराटिन बन गई हमारे पास, क्योंकि ये अमाइनो एसिड ही होते हैं जो किसी प्रोटीन को ख़ास प्रॉपर्टी देते हैं। जब कोई ख़ास अमाइनो एसिड किसी ख़ास रेशो में किसी ख़ास सीक्वेंस में बाइंड करते हैं तो उस प्रोटीन की कोई ख़ास प्रॉपर्टी होती है। अगर हम उनके रेशो को ख़राब कर दें, या फिर अगर रेशो सेम रहे लेकिन अगर हम उनकी सीक्वेंस को ख़राब कर दें तो प्रोटीन के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती। तो यही वजह है कि सॉफ्ट केराटिन के अंदर जब रेशो चेंज हो जाती है तो उसके रेशो चेंज होने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाती है, मतलब हार्ड नहीं रहती। इन द न्यूरो केराटिन द रेशो इज़ 1:2:2। यहाँ पे जो है तो रेशो हमारे पास चेंज हो गई है। ह्यूमन हेयर हैज़ अ हायर कंटेंट ऑफ सिस्टीन। हमारे पास जो ह्यूमन की जो हेयर के अंदर जो केराटिन है उसके अंदर सिस्टीन ज़्यादा होता है, और आप जानते हैं कि सिस्टीन जो है तो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड है, अमाइनो एसिड है, देन दैट ऑफ अदर स्पीशीज़ इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा केराटिन। तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा केराटिन बोलते हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँ आप लोगों को, जितने भी लोग होते हैं जिनके बाल जो है तो कर्ली होते हैं तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके बालों की जो सिस्टीन होते हैं वो आपस में सल्फ़र लिंकेज कर लेते हैं, डाइसल्फ़ाइड लिंकेज या डाइसल्फ़ाइड ब्रिज बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जो बाल होते हैं वो हमारे पास कर्ली होते हैं, ऐसे लोग। तो बीटा कैरोटीन आर डेफिशिएंट इन सिस्टीनिक, मतलब सिस्टीन उनके अंदर बहुत कम होती है, एंड रिच इन ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ग्लाइसिन और एलेनिन इनके अंदर ज़्यादा होते हैं। ये दोनों हमारे पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं। दे आर प्रेजेंट इन स्पाइडर वेब। ये जो है तो हमारे पास स्पाइडर के वेब्स में जो जाला बनाते हैं हमारे पास मकड़ियाँ, उसमें होते हैं। सिल्क, जो हमारे पास सिल्क का वॉर्म होता है जो सिल्क बनाते हैं, जिससे वो उसका धागा बनता है और सिल्क का कपड़ा बनता है। पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर जो है तो सेटअप होता है। तो उसके सिल्क के अंदर होती है हमारे पास बीटा कैरोटीन एंड रेप्टिलियन स्केल्स, और जितने भी रेप्टाइल्स के स्केल्स होते हैं उस स्केल्स में हमारे पास बीटा कैरोटीन होती है। जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ गई वो कोलेजन आ गई। अ प्रोटीन फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन एज लॉन्ग थिन पार्शियली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है तो ये क्या होता है, बोन में भी उसके साथ साथ पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन दोनों में पाया जाता है। लॉन्ग होता है, थिन होता है, शो कर रहा है इस बात को कि फाइब्रस प्रोटीन लाइक हैं। पार्शियली क्रिस्टलाइन है, मतलब कि क्रिस्टल बनते हैं लेकिन प्रोमिनेंट नहीं बनते, छोटे छोटे बनते, बड़े बड़े नहीं बनते। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं। इनसॉल्युबल इन न्यूट्रल सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, न्यूट्रल साल्ट्स के सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते। इज़ कन्वर्टेड इनटू टफ हार्ड सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद टैनिक एसिड। अगर टैनिक एसिड के साथ हम इनको ट्रीट करें तो उससे क्या बन जाती है, टफ़ और हार्ड सब्सटेंस हमारे पास बन जाती है कोलेजन से। दिस इज़ द बेसिस ऑफ टैनिंग प्रोसेस। ये टैनिंग प्रोसेस की बेसिस है जिसके ज़रिए से टैनिक एसिड के ज़रिए से इनको हार्ड और टफ बनाया जाता है। डिटेक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी चीज़ में कोलेजन है कि नहीं है तो उसके अंदर टैनिक एसिड डाल दिया जाए, या फिर और भी किस्म के जो तो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकते हैं। कोलेजन कैन बी ईज़िली कन्वर्टेड टू जेलेटिन बाय बॉइलिंग बाय स्प्लिटिंग ऑफ सम अमाइनो एसिड। अगर हम इसको बॉयल करें और इसमें से सर्टेन अमाइनो एसिड्स जो है तो स्प्लिट हो जाएं, अलग हो जाएं, तो उससे हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास जेलेटिन बन जाएगा। जेलेटिन जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और कोलेजन की निस्बत जो है तो ये क्रिस्टलाइन भी नहीं होता, सॉलिड भी नहीं होता, और जो है तो लॉन्ग थिन लाइक भी नहीं होता। जेलेटिन को आप देखते हैं, जेलेटिन इज़ हाईली सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होता है एंड ईजीली डाइजेस्टेबल, और डाइजेस्ट भी हो सकता है। इट फॉर्म्स आ जेल ऑन कूलिंग। अगर इसको हम ठंडा कर दें बॉइलिंग के टाइम तो ज़ाहिर सी बात है ये गर्म होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो अगर इसको ठंडा किया जाए तो इसका जेल बन जाता है। एंड इज़ प्रोवाइडेड एज डाइट फॉर इनवेलिड्स एंड कॉन्वेलेसेंट्स।
कॉन्वेलेसेंट्स, मतलब कि ये एज अ डाइट भी इनको दिया जाता है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड कम होते हैं और प्रोटीन की अपनी डेफिनेशन है, उसके अंदर ख़ास नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड होने चाहिए। मतलब सबसे छोटी प्रोटीन जो हमारे पास पाई जाती है उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि इंसुलिन है। एंड नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन एज इट लैक एन अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। अच्छा, अगर इसके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर पूरा भी है, अगर अमाइनो एसिड की जो तादाद है वो 51 से ग्रेटर भी है, तो अगर इसके अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं आ रहा विच इज़ एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो ये उसकी वजह से क्या ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जिसके अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हो। तो वो वाला प्रोटीन जिसके अंदर कोई एसेंशियल अमाइनो एसिड बिल्कुल मौजूद ना हो, टोटली एब्सेंट हो, तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, उसको हम पुअर प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो जो जेलेटिन होते हैं वो एज अ फूड जो है तो डाइट में यूज़ होते हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन्स बिकॉज दे लैक ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इलास्टिन्स। इलास्टिन्स में हमारे पास क्या आ गया? दीज आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन येलो इलास्टिक फाइबर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की जो येलो इलास्टिक फाइबर होते हैं उसके अंदर इलास्टिन मौजूद होता है। लिगामेंट्स जो मसल टू बोन को जॉइन करने में इस्तेमाल होता है, या सम टाइम मसल टू मसल को जॉइन करते हैं, या सम टाइम जो है तो उनको मसल टू बोन जॉइनिंग के लिए जो यूज़ होते हैं उनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। एंड टेंडन्स, ठीक है, ये दोनों टर्म्स इसके लिए यूज़ होती हैं कि जब कोई मसल से बाइंड जुड़ता है या कोई मसल बोन से जुड़ता है, तो वो जो जोड़ जिसके ज़रिए से वो जुड़ते हैं, उस जोड़ की कंपोजिशन में हमारे पास इलास्टिन होता है और उस जोड़ को हम लिगामेंट या फिर टेंडन बोलते हैं। दे आर रिच इन नॉन पोलर अमाइनो एसिड। इनके अंदर सारे के सारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास एलानिन आ गया, ल्यूसिन आ गया, वेलिन आ गया एंड प्रोलिन आ गया। आप लोग जानते हैं कि एलोनिन के अंदर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होता है वो सिंपल CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, और मिथाइल नॉन पोलर होता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हमारे पास नॉन पोलर हैं। आई मीन कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं। ल्यूसिन भी हमारे पास सिंपल अल्काइल ग्रुप होता है, वेलिन भी हमारे पास सिंपल अल्काइल ग्रुप होता है, ये 3 कार्बन अल्काइल ग्रुप होता है, ये 4 कार्बन अल्काइल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से सिंपल अल्काइल ग्रुप कभी भी हमारे पास पोलर नहीं होता, क्योंकि वो सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, और कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में जुड़े हों तो वो पोलर नहीं होते क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। और इसके अलावा प्रोलीन्स भी हमारे पास नॉन पोलर होती हैं जो कि इनके अंदर पाई जाती हैं। दे डू नॉट कंटेन सिस्टीन, मेथियोनिन एंड 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन एंड हिस्टिडीन। इनके अंदर हमारे पास सिस्टीन भी नहीं होता, मेथियोनिन भी नहीं होता, 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन भी नहीं होता और हिस्टिडीन भी नहीं होता। ये सारे पोलर भी हैं और इनमें जो है तो सिस्टीन और मेथियोनिन वगैरह ये हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं जो इनके अंदर नहीं होते। दे आर फॉर्म्ड इन लार्ज अमाउंट इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अंदर ये बनते हैं क्योंकि इन प्रोटीन्स का अपना रोल होता है। इलास्टिन्स, ज़ाहिर सी बात है कि चूँकि फ़ीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो फ़ीटस के मसल्स ने बनना होता है, फ़ीटस के लिगामेंट्स ने बनना होता है, फ़ीटस के टेंडन्स ने बनना होता है, तो उन सब के प्रोडक्शन के लिए इस प्रोटीन का बनना भी ज़रूरी होता है। तो इलास्टिन्स आर हाइड्रोक्सिलेटेड बाय पैंक्रियाटिक इलास्टेज एंजाइम। इसकी हाइड्रोक्सिलेशन भी हो सकती है और उसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास पैंक्रियास का इलास्टेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो है तो इसकी आ गई सेकंड क्लास जो हमारे पास थी। ये सारे जो हमने पढ़े ये सिंपल प्रोटीन्स थे। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारे पास आ गई ये उसकी कंपाउंड कॉन्जुगेट प्रोटीन्स की है कि कॉन्जुगेट प्रोटीन में क्या होता है। कॉन्जुगेट प्रोटीन्स आर सिंपल प्रोटीन्स कम्बाइंड विद अ नॉन प्रोटीन ग्रुप कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप होता है जो कि नॉन प्रोटीन होता है, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपोप्रोटीन। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपोप्रोटीन बोलते हैं। एंड द एंटायर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड होलो प्रोटीन। और जो पूरा मॉलिक्यूल है, मिसाल एपोप्रोटीन अगर हमारे पास
प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ मिल जाए तो जो पूरा एक्टिवेटेड प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन हमारे पास बनती है उसको हम होलो प्रोटीन कहते हैं, और होलो प्रोटीन ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ये टर्मिनोलॉजीज़ आपने एंजाइम के लिए भी पढ़ी होंगी कि एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और होलो एंजाइम। कि एपो एंजाइम जो है तो वो एंजाइम होता है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बगैर होता है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप जब उसके साथ लग जाता है तो वो होलो एंजाइम बन जाता है। तो एंजाइम और प्रोटीन बेसिकली सेम चीज़ें हैं, एक ही नेचर है दोनों का, तो इसी वजह से दोनों के लिए यहाँ पे सेम जो है तो आई है। अब इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन में हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन्स सबसे पहले आते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, द न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ सिंपल बेसिक प्रोटीन्स सच एज प्रोटामीन्स और हिस्टोन्स विद न्यूक्लिक एसिड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके अंदर हमारे पास प्रोटामीन्स होते हैं या फिर हिस्टोन्स होते हैं, और वो न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड करते हैं। न्यूक्लिक एसिड इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, उनके साथ मिलके ये जो है तो हमारे पास होलो प्रोटीन बन जाते हैं। दे आर प्रोटीन ऑफ सेल न्यूक्लियाई, ये सेल के न्यूक्लियस के प्रोटीन है, क्योंकि मोस्टली सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हमारे पास न्यूक्लियस में ही होते हैं, तो ये वजह है कि ये सेल न्यूक्लियाई की प्रोटीन है। एंड अपीयरेंटली आर द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिससे क्रोमोसोम बनते हैं, उसके अंदर चीफ मटेरियल जो है तो हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि जो तो न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो तो डीएनए वगैरह वो जो है तो गोल गोल लिपटते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी बार बार उसकी लिपट जाते हैं उसके इर्द गिर्द, तो उसके बाद फिर जो है तो हमारे पास इस तरह बहुत सारे जो है तो बनते हैं, जिससे जो है तो जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। They are most abundant in tissue having large proportion of nuclear material. ये मोस्टली अबंडेंट ज़्यादा मकदार में उनके अंदर होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल ज़्यादा हो, जैसे कि यीस्ट हमारे पास आ गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ही सेल है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से अगर क्रोमोसोम का साइज़ बड़ा है तो उसका मतलब है कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल भी ज़्यादा है, और उसके अंदर जो है तो न्यूक्लियर प्रोटीन ज़्यादा यूज़ हुई है। एस्परागस टिप इन प्लांट, ये एक ख़ास प्लांट है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। थाइमस हमारी जो है तो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, चेस्ट के जो है तो अंदर मौजूद होता है, लिवर के साथ जो है तो एक येलो ग्लैंडुलस जो है तो हमारे पास होता है। इसके अंदर चूँकि ग्लैंड है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बड़ा एक्टिव होता है। एंड अदर ग्लैंडुलर ऑर्गन एंड स्पम्स, और बाकी जितने भी ग्लैंडुलर ऑर्गन है, थाइमस भी ग्लैंडुलर है, और बाकी जितने भी ग्लैंडुलर ऑर्गन है उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास हार्मोन्स बनते हैं, और हार्मोन्स के बनने के लिए आप जानते हैं कि हार्मोन की सिंथेसिस डीएनए में इनकोड होती है, फिर उस डीएनए की कोडिंग का मैसेज जो है तो वो आरएनए लेकर जाता है, तो फिर आरएनए जो है तो उस मैसेज को जब साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है, फिर उधर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और फिर उसके अंदर जो है तो ये हार्मोन्स हमारे पास बनते हैं। तो ये वजह है कि हार्मोन की सिंथेसिस के लिए जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सारा एक्टिव होता है। डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, आरएनए ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, राइबोसोम्स आ रहे होते हैं, ट्रांसलेशन हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से जो है तो उस ऐसे सेल्स में या ऐसे ऑर्गन्स में जो है तो न्यूक्लियर प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स इसकी फर्स्ट टाइप है, मतलब इसको अगर हम सब डिवाइड करें न्यूक्लियो प्रोटीन्स को तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स में करेंगे और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स में करेंगे। दोनों का नाम जाहिर कर रहा है कि एक डीएनए में यूज़ होंगे और एक आरएनए में। कंटेन डीएनए एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, अब इसमें क्या है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर डीएनए क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और उसके डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ जाती है, ठीक है। आर फाउंड इन न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियाई के अंदर इसलिए होता है क्योंकि डीएनए भी न्यूक्लियस में होता है, तो ये वाले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी न्यूक्लियस के अंदर होंगे ताकि डीएनए के साथ जो है तो मिलें और हमारे पास फर्दर इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं कि जिनके अंदर अपना डीएनए होता है और अपना आरएनए होता है, और इनके अपने डीएनए और आरएनए में इनकी ट्रांसलेशन होती है और जो है तो ट्रांसक्रिप्शन होती है।
मैसेंजर आरएनए भी इनके अंदर ही बनता है, और इसके अलावा जो है तो राइबोसोमल आरएनए जो है तो मैसेंजर आरएनए भी इनके अंदर ही बनता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस भी इन्हीं के अंदर होती है। तो उस वजह से यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है तो वो खुद ब खुद जो है तो वो डिवाइड एंड रीडिवाइड हो सकते हैं, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं, 2 से 4 बन सकते हैं। इस तरह क्लोरोप्लास्ट भी सब डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड एंड रीडिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपना डीएनए अलग से होता है, अपना आरएनए अलग से होता है, अपना न्यूक्लियर मटेरियल दोनों का अलग अलग होता है, ताकि किसी भी ऑर्गेनिज़म की डिमांड के मुताबिक ये जो है तो मल्टीप्लाई हो सके। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई मसल है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि मसल में एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है बहुत एक्टिवली, ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए होंगे ताकि ज़्यादा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो सके एनर्जी के लिए। और सिमिलरली फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं, लीव्स वगैरह, उसके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा जो है तो ताकि हमारे पास ज़्यादा जो है तो फोटोसिंथेसिस हो सके। अब हमारे पास दूसरे आ गए राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये क्या होता है? अकर इन न्यूक्लियाई, ये भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि उधर से ट्रांसक्रिप्शन होती है। एंड राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स, और राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स में भी हमारे पास होते हैं। जितने भी हमारे पास राइबोसोम होते हैं ना, तो राइबोसोम खुद जो है तो आरएनए और प्रोटीन, और इसके अलावा एक थर्ड इनका सब्सटेंस होता है जो इनका कंस्टिट्यूएंट होता है, उससे ये बनते हैं राइबोसोम्स, जो आप जानते हैं कि ये एक ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इसके अंदर भी प्रोटीन होती है और उसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। दे हैव आरएनए एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनके अंदर भी क्या होते हैं? आरएनए एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप के यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं म्यूको प्रोटीन्स, या म्यूकॉइड्स भी इनको हम कहते हैं, म्यूको प्रोटीन्स या म्यूकॉइड्स।